जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण के अगले टॉपिक में मृदा प्रदूषण को। तो इस मृदा प्रदूषण में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, उसको पहले जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे मृदा प्रदूषण के परिचय। परिचय के बाद देखेंगे अर्थ एवं परिभाषा और मृदा प्रदूषण के क्या कारण है। तो मृदा प्रदूषण में कारण में अनेक कारण हो सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर लिखें औद्योगिक अपशिष्ट, शहरी एवं घरेलू अपशिष्ट, कृषि कार्य, कीटनाशक दवाइयाँ, मृदा अवसाद, खनन, फॉर्म का अपशिष्ट और रेडियोधर्मी प्रदूषण। इसके बाद मृदा प्रदूषण के परिणाम। तो मृदा प्रदूषण में क्या क्या परिणाम हो सकते हैं उसको यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि अनेक गंभीर रोग का उत्पन्न होना, मस्तिष्क, फेफड़े एवं प्रजनन तंत्र की बीमारियाँ उत्पन्न होना, कृषि उत्पादन प्रभावित होना, मृदा का क्षरण होना, कृषि क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कमी होगी, मृदा अपरदन में वृद्धि होगी, लवणता में वृद्धि होगी, टंकी, झीलों तथा पोखरों का निक्षेपण होगा, प्रदूषित गैसों का उत्सर्जन होगा और जैव विविधता में कमी आएगी, नालियों का बंद होना और अप्रिय गंध। इस तरह से और अनेक प्रभाव या कारण इसका कारण हो सकते हैं। तो प्रभाव और कारण दोनों को आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। ये एक बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको हम बता रहे हैं कि इतना कम से कम आपको जानकारी होना ही चाहिए। इसके बाद देखेंगे दोस्तों मृदा प्रदूषण के उपचार, यानी कि इसके रोकथाम के लिए क्या उपचार करने चाहिए, कैसे कम से कम मृदा प्रदूषण हो इसके लिए क्या प्रबंधन करना चाहिए। तो इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो ये सारे टॉपिक है दोस्तों, ये सिर्फ मेंस एग्जाम के लिए है, न कि आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। और ऑब्जेक्टिव के लिए जो कर रहे हैं दोस्तों तो वहाँ पर भी कुछ प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम फोकस करेंगे इसमें मेंस से संबंधित चीज़ों को, क्योंकि आप मेंस पढ़े रहिएगा दोस्तों तो आराम से प्री निकल जाता है। तो चलिए अब क्या क्या इसमें हम लोग देखेंगे, यानी कि पूर्ण रूप से सब्जेक्टिव एग्जाम। मृदा प्रदूषण में परिचय यानी इंट्रोडक्शन, यानी समस्त पेड़ पौधे मृदा में ही आवश्यक मात्रा में जल एवं खनिज लवण प्राप्त करते हैं एवं अपने लिए भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। मिट्टी एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक कारक है जो सतही चट्टानों के रूपांतरण से उत्पन्न होती है। आज जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण बढ़ती शहरीकरण एवं अत्यधिक भवन निर्माण के कारण कूड़ा कचरा एवं व्यर्थ पदार्थों का हानिकारक रासायनिक पदार्थ आदि विषाक्त तत्व रिसकर मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरकता प्रभावित होती है। वनस्पति का विकास मूलतः मिट्टी की उर्वरकता पर ही निर्भर करता है, अतः पौधों की उचित वृद्धि में प्राकृतिक संतुलन बना रहे, अन्यथा मृदा को प्रदूषित होने से न केवल वनस्पति वरन उन पर आश्रित जीव जंतुओं को भी नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। तो ये हमने परिचय में लिखा है, इस परिचय को आप और बढ़ा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कितना लिखा है हमने, लगभग 100 वर्ड से ऊपर ही होंगे, 150 के आसपास होंगे। तो यहाँ पर आप इसको बना सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे अर्थ एवं परिभाषा। तो मृदा प्रदूषण का क्या अर्थ है और परिभाषा क्या है, तो दोनों को एक ही साथ लिख सकते हैं या अलग अलग लिख सकते हैं। तो पहले अर्थ देखेंगे। चट्टानों के टूटने तथा घुलने एवं रासायनिक क्रिया के द्वारा अनेक अपचयन से मृदा का निर्माण होता है। अनेक तत्व जैसे कि कैल्शियम, फास्फेट, लोहा, तांबा, नाइट्रेट, जस्ता एवं गंधक आदि लवण मिलकर मृदा की उर्वरकता बनाते हैं। मृदा में जब अनेक प्रकार के घातक पदार्थ जैसे फंजीसाइड्स, कीटनाशक, जीवनाशी एवं पेस्टिसाइड्स एवं रासायनिक खाद आदि की विषाक्त तत्व मिल जाते हैं, तब ये तत्व मृदा में पाए जाने वाले लवणों को असंतुलित उत्पन्न कर देते हैं। यानी कि सब तत्व होते हैं जो आपके असंतुलित उत्पन्न करते हैं, जिससे मृदा प्रभावित होती है। आगे लिखे हैं दोस्तों कि जिससे मृदा की उर्वरकता नष्ट होने लगती है एवं मृदा प्रदूषित हो जाती है। मृदा प्रदूषित को निम्नलिखित परिभाषा के द्वारा समझा जा सकता है। तो ये हो गया आपका अर्थ। अब हम लोग परिभाषा को देखेंगे। परिभाषा में लिखा है दोस्तों कि जब मृदा में रासायनिक एवं भौतिक तत्व मिलकर मिट्टी के कृषि के दृष्टिकोण से अनुपयोगी बना देते हैं, तब मिट्टी को प्रदूषित कहा जाता है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि मिट्टी के कृषि के दृष्टिकोण से अनुपयोगी बना देना ही मृदा प्रदूषण है। दूसरा पॉइंट में लिखे हैं दोस्तों, जब मिट्टी में प्रदूषित जल, कूड़ा, कीटनाशक, रसायन एवं रसायन युक्त कीचड़ एवं उर्वरक आदि अत्यधिक मात्रा में प्रवेश कर जाते हैं, तब मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। इसे ही मृदा प्रदूषण कहते हैं। यानी कि जानते होंगे दोस्तों, प्रदूषण के मुख्य रूप से दो कारण यहाँ पर है। एक हम लोग लिख सकते हैं इसकी परिभाषा में कि कृषि के दृष्टिकोण से उसे अनुपयोगी बना देना,
और अनुपयोगी कौन बना रहा है? तो मान लीजिए कि कुछ चीज़ें कीड़ा, कुछ हो गए कीटनाशक, कुछ हो गए रसायन और कुछ हो गए आपके उर्वरक। तो इन सारी चीज़ें हो गए जो अधिक मात्रा में प्रवेश कर जाते हैं मिट्टी में, क्योंकि एक सभी चीज़ों की ज़रूरत जितनी है संतुलन के लिए उतनी ही आवश्यक है। इसकी अधिक होना और इसकी कम होना भी, ये दोनों क्या करते हैं, मृदा की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। इससे क्या होते हैं, मृदा प्रदूषित होता है। तो दो परिभाषाएं आपके लिए पर्याप्त है और अपने हिसाब से और परिभाषा को बना सकते हैं दोस्तों, जो आपके लिए अच्छा लगे एग्जाम में। अब देखेंगे मृदा प्रदूषण के कारण, यानी मृदा प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं। तो थोड़ा सा हमने लिखने में मिस्टेक हो गया दोस्तों, इसको लिखिएगा कारण तो इसको और अच्छे से डिफाइन कर लीजिएगा। एक लिखिएगा मानव जनित कारण और दूसरा कर सकते हैं प्राकृतिक कारक। तो प्राकृतिक कारक में विशेष रूप से आप डालिएगा जैसे कि अम्ल वर्षा हो गया, इसके बाद बाढ़ हो गया। तो जब एग्ज़ाम आप देने जाइएगा दोस्तों तो वहाँ पर अपने विवेक के आधार पर लिखिएगा। जब हम इसको लिखने के बाद पढ़ने लगे तब हमको माइंड में आया कि यहाँ पर हम लोग ऐसे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अम्ल वर्षा से भी आपके प्रभावित होती है मृदा, क्योंकि जिस क्षेत्र में मृदा में अम्ल वर्षा हो जाए उस क्षेत्र की सारी मृदा जो होती है बंजर हो जाती है। दूसरा कारण है कि बाढ़। बाढ़ से ऐसे बहुत उर्वरक चीज़ें होती हैं जो बहा करके लाती हैं, जो कभी कभी क्या होता है कि नई मिट्टी के अपरदन होने से उर्वरकता कम हो जाती है। कहीं कहीं क्या होता है कि बालू भर दिया जाता है, वैसे में मिट्टी के जो पोषक तत्व है प्रभावित होती है। इन सारी चीज़ों को आप डाल सकते हैं उसमें। ऐसे तर ज़्यादातर ये दोनों पॉइंट जो है प्राकृतिक दृष्टि से उपयोगी हो सकते हैं। बुक में मिला नहीं कहीं, लेकिन हमारे माइंड में आया तो हमने आपको बता दिया। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, ये मुख्य रूप से देखा जाए अगर प्रदूषण तो ये मानव जनित प्रदूषण है, क्योंकि मानव के द्वारा ही ये सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है पृथ्वी पर, आप यानी कि भूमि पर। तो चलिए इस मृदा में क्या क्या मानव का प्रभाव पड़ता है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक जानते होंगे दोस्तों, जो कल कारखाना होते हैं उसको औद्योगिक बोलते हैं। तो उसी के जो अपशिष्ट निकलते हैं तो उससे क्या प्रभावित होता है उसको लिखते हैं। उद्योग से निकलने वाले व्यर्थ पदार्थ मृदा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अनेक औद्योगिक इकाइयाँ से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ का निस्तारण नहीं हो पाता है और इन्हें इधर उधर फेंक दिया जाता है। अनेक उद्योगों जैसे कपड़ा उद्योग हो गया, तेल उद्योग हो गया, यानी तेल वाष्पीकरण या जो संयंत्र होता है। दूसरा उर्वरक, लोह एवं पेस्टिसाइड्स कारखाने तथा औषधि, ग्लास एवं सीमेंट, पेट्रोलियम आदि उद्योगों के द्वारा व्यर्थ पदार्थों का निष्कासन किए जाते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों से सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोराइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एवं पारा। जो पारा होता है दोस्तों आपको पता होगा सबसे ज़्यादा होता है और बार बार प्रश्न में पूछा भी जाता है कि जल प्रदूषण में सबसे मुख्य भूमिका किसकी होती है, तो पारा और कैडमियम की वजह से आपकी किडनी वगैरह भी खराब होता है। ते हो सकते हैं तो पारा, कैडमियम आदि पाया जाता है, जिससे मृदा की क्षारीयता बढ़ती है एवं मृदा की उर्वरकता घटती है। ये हो गया आपका औद्योगिक अपशिष्ट। दूसरा में हम लोग डालेंगे दोस्तों शहरी एवं घरेलू अपशिष्ट। घरेलू एवं शहरी अपशिष्ट के अंतर्गत ही वाहित मल से सूखा कीचड़, सूखा करकट एवं ठोस पदार्थ जैसे कि डिब्बे, चमड़े के टूटे फूटे टुकड़े, रेशे, कागज, प्लास्टिक, धातु के बर्तन तथा ईंधन के अवशेष, खराब। इसके बाद खराब के बाद लिख सकते हैं दोस्तों आप वाहन एवं अनुपयोगी पदार्थ आते हैं जो मृदा को प्रदूषित करते हैं, तथा इसके अलावा मानव द्वारा अपने दैनिक जीवन में उपयोग लाए जाने वाले वार्निशिंग एवं पेंट्स, जो जानते होंगे दोस्तों वार्निश एवं पेंट क्या होता है, आदि भी विष के रूप में शहरी अपशिष्ट के साथ मिल करके मृदा प्रदूषण की समस्याओं में वृद्धि करते हैं। तो ये सब जो होता है दोस्तों, ये मृदा प्रदूषण में देखा जाए तो सबसे मुख्य भूमिका निभाते हैं और ये सब चीज़ों से ज़्यादातर मृदा प्रदूषित होता है। और यहाँ पर एक चीज़ें आ रहा है दोस्तों शहरी अपशिष्ट। जो शहरी अपशिष्ट मतलब कि आप देखते होंगे कि घर से शहरों के द्वारा जो सामान फेंक दिए जाते हैं, बहुत सारे ठेले वाले होते हैं। इसके अलावा बहुत से बड़े बड़े होटल होते हैं, छोटे मोटे होटल होते हैं। तो शहरों में ज़्यादातर गंदगी बढ़ती है और जो अपशिष्ट होते हैं उसको डायरेक्ट ऐसे ही मृदा में फेंक दिया जाता है, क्योंकि जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ प्रदूषण सबसे ज़्यादा होगा। मृदा प्रदूषण से भी पदार्थ जो है दोस्तों रिस करके बाहर आते हैं, जिसमें विषैली गैसें तथा अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थ, भोजन तथा अवशेष विषैले हाइड्रोकार्बन एवं रोगजनक सूक्ष्म जीव होते हैं जो अनेक रोगों में जन्म देते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं दोस्तों कि शहरी एवं घरेलू अपशिष्ट।
तो एक बार इसको और पॉइंट बढ़ाने के लिए एक बार शहरी अपशिष्ट कीजिए, एक बार घरेलू अपशिष्ट कीजिए। इस तरह से इसको अलग अलग करके पॉइंट बना सकते हैं। अगले में देखेंगे दोस्तों कृषि कार्य यानी एग्रीकल्चर वर्क। अत्यधिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास ने कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभावित किया है। आज मानव फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि करने के उद्देश्य से अनेक रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक दवाइयों आदि का अधिक प्रयोग करने लगा है, जिससे हानिकारक प्रभाव मृदा में देखने को मिलता है और इसकी उर्वरकता धीरे धीरे नष्ट होने लगती है एवं मृदा प्रदूषित हो जाती है। ये सबसे पॉपुलर है और सभी को लगभग पता रहता है कि उर्वरकता ही जो है आपके बढ़ाने के लिए जो मिट्टी को देते हैं, तो उसमें से बहुत सारे ह्यूमस जो होती है आपकी मिट्टी का, छोटे छोटे जो अपघटक होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं दोस्तों, जिससे आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा अनुपजाऊ हो जाती है। यानी कि जब तक आप उसमें उर्वरक नहीं डालेंगे तब तक मिट्टी उपजाऊ फिर से नहीं होती है और उसको बार बार डाल करके, बार बार उर्वरक डाल करके आप ज़्यादा उपजाऊ के लिए क्या कर देते हैं, पूरे मिट्टी को ही आप बर्बाद कर देते हैं। अगला देखेंगे दोस्तों कीटनाशक दवाइयाँ। विभिन्न प्रकार की कीटनाशक दवाइयाँ, जिसमें सबसे पॉपुलर आप लोग जानते होंगे दोस्तों DDT, इसके बाद BHC, इसके बाद देखेंगे दोस्तों एंड्रीन तथा लिंडेन तथा एल्ड्रीन, इसके बाद क्लोरेन आदि का उपयोग मनुष्य फसलों की रक्षा के लिए करता है, परंतु मृदा इनके अवशेषों को अवशोषित कर लेती है, परिणाम स्वरूप मृदा प्रदूषित हो जाती है। अगला देखेंगे दोस्तों मृदा अवसाद। यानी अब मृदा अवसाद में क्या क्या है दोस्तों, तो मृदा अवसाद के अंतर्गत मिट्टी एवं खनिज के कण आते हैं, जो कि आंधी, तेज हवा एवं बाढ़ के पानी के द्वारा खेती की भूमि से हटा दिए जाते हैं। अवसाद में कार्बनिक पदार्थ का स्तर मिट्टी में अपेक्षा अधिक होता है और रेगिस्तानों में चलने वाले तेज हवाओं के साथ रेत बड़ी मात्रा में उड़ करके आसपास के क्षेत्रों में मिट्टी की उर्वरी सतहों पर जम करके उसके उत्पादन हेतु अयोग्य बना देती है। तो इस तरह से मृदा अवसाद में आप देख सकते हैं कि जो बाढ़ के द्वारा, तो इसको एक बाढ़ वाला प्राकृतिक में डालिएगा दोस्तों, और जो हवा के द्वारा जो बालू के कण उठा करके कहीं पर डाल देते हैं, दोनों को प्राकृतिक में आप इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि एक ऐसे ज़्यादा आपका जो लिखने का स्टेटस होगा वो ज़्यादा सुंदर लगेगा और एग्जामिनर को समझ में भी आएगा कि लड़का जानकार है और अच्छा से आंसर दिया हुआ है। तो इसको दो भाग में बांट लीजिएगा, एक प्राकृतिक जनित और एक मानव जनित प्रदूषक। कभी भी लिखिएगा प्रदूषक तो दो भागों में बांट कर ही लिखिएगा, और तो कि आपको जो है लिखने में भी सुविधा होगा और ज़्यादा पॉइंट याद आएगा एग्जाम के समय। अगला आता है दोस्तों खनन यानी माइनिंग। अत्यधिक खनन के द्वारा भी मृदा प्रदूषित होती है, क्योंकि खनन में मनुष्य जो है मिट्टी की ऊपरी सतह को हटा देता है, जिससे मिट्टी के गहराई में लवण रह जाते हैं। ये भूमि की उर्वरता को स्थायी रूप से समाप्त कर देते हैं। खनन के कारण ही मिट्टी अपरदन तथा अवसादन गाद का रिसा होता है, जिसे पादप समूह एवं प्राणी समूह में क्षति के साथ जल एवं मृदा का प्रदूषण फैलता है। खनन से अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिससे हरित प्रभाव, अम्लीय वर्षा जैसे समस्याएं उत्पन्न होने की खतरा रहता है। तब देख सकते हैं कि यहाँ से कैसा लिंक करके आगे लिख सकते हैं कि अम्लीय प्रभाव होगा, जिसे गृहीत हरित प्रवाह कहेंगे। गृहीत हरित प्रवाह के बाद अब उसे आधार पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि SO2 के साथ मिल करके आपके अम्ल वर्षा भी कराते हैं। तो अम्ल वर्षा भी एक कारण यहाँ पर हो जाएगा। जो अम्ल वर्षा होगा पृथ्वी पर तो क्या होगी, आपको खुद पता है कि पूरा भूमि जो है बंजर हो जाएगा। तो इस तरह से लिंक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगले में देखेंगे दोस्तों फॉर्म का अपशिष्ट। अनेक प्रकार के, जैसे गाय उद्योग हो गया, फॉर्म समझ रखते हैं दोस्तों, पशुओं एवं सुअरों एवं यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों मुर्गी फॉर्म। थोड़ा सा हमने वाइटनर लगाया, इसको मुर्गी कर लीजिएगा। मुर्गी फॉर्म को बढ़ती संख्या ने भी मृदा को प्रदूषित किया है। इन फॉर्मों को पानी में साफ किया जाता है, और ये पानी से जो साफ किया जाता है इन फॉर्मों को, जैसे इन कार्यों को अपशिष्ट पानी के साथ बहकर मिट्टी में मिल जाता है और उसे प्रदूषित करता है। ये मिट्टी में गाद के रूप में जमा हो जाते हैं और धीरे धीरे रिस कर मिट्टी में चला जाता है। जानवरों के ब्याज पदार्थों में भी रोगाणु और विषाणु होते हैं, जो पादप चयापचय में प्रवेश कर जाते हैं एवं मानव तथा प्राणियों के शरीर में पहुंचकर रोग उत्पन्न करते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं अपनी भाषा में भी। अगले देखेंगे दोस्तों तो रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण में है कि वर्तमान में परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने वाले परमाणु अस्त्रों के निर्माण हेतु रेडियोधर्मी प्रदूषकों का उपयोग अत्यधिक बढ़ गया है। रेडियोधर्मी पदार्थों की जो कि नाभिकीय
उपकरणों के विस्फोटक, नाभिकीय धूल एवं रेडियोधर्मी ब्याज पदार्थों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं और मिट्टी में धंस करके भूमि को प्रदूषित करते हैं। तो रेडियोधर्मी जो पदार्थ है दोस्तों, वो भी हमारे मिट्टी को प्रदूषित करने में मुख्य भूमिका रहती है और वे सालों साल तक यहाँ पर बने रहते हैं पृथ्वी में। तो एक कारण है दोस्तों, इस कारण में हमने 8 लिखा है, लेकिन 8 के बदले हम लगभग ने 10 से 12 आपको बता दिए, उसको आप लिख सकते हैं क्योंकि ये एक बेसिक चीज़ें हैं। क्योंकि आप जितना पढ़िएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में उतना ही पॉइंट आता है और इससे आपकी जो होगा लिखने के समय कौशलता बढ़ेगी। अब पढ़े ही नहीं रहिएगा, थोड़ा बहुत भी जान ही नहीं रहे हैं, तो उसमें क्या लिखिएगा। इसी स्थिति में आप वहाँ पर जो है पीछे रह जाते हैं 2-4 नंबर के लिए। और ये जो आपको मैं बता रहा हूँ अब एग्ज़ाम कैसे लिखा जाता है, मेंस एक बार ज़रूर बताऊँगा जब मेंस का समय आएगा तो। इसीलिए आप एक जो है कंटिन्यू पढ़ाई को रखिए और बने रहिए। आगे देखते हैं दोस्तों कि मृदा प्रदूषण के परिणाम। आखिर प्रदूषण के क्या परिणाम होते हैं, तो चलिए उसको देखते हैं। मृदा के प्रदूषित होने से न केवल वनस्पति वरन प्राणी जगत भी प्रभावित होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज मानव की कृतियों में मृदा प्रदूषण को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है, फलतः इनका जीवन प्रभावित हो रहा है। मृदा प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव है। तो जैसे कि प्रभाव में पहला डालेंगे अनेक गंभीर रोग का उत्पन्न होना। गंभीर रोग में जैसे जान सकते हैं दोस्तों कि कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हेतु उपयोग में लाए जाने वाले प्रकार के रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक, जीवनाशक नाशी मिट्टी के अंदर पहुंच करके खाद्य पदार्थों के माध्यम से प्राणी और मनुष्यों के शरीर में पहुंचकर उनमें अनेक गंभीर रोग उत्पन्न कर रहे हैं। अब ये आपसे भली भांति परिचित होंगे क्योंकि पहले लोग 100 वर्ष 90 वर्ष जीते थे, जो उस समय जबकि आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं था और न ही इतना मेडिसिन का डेवलपमेंट था। लेकिन आज की उम्र जो है एक 60 वर्ष निर्धारित है। और इसके बीच में ही देखें दोस्तों तो कोई कैंसर, कोई टीबी, तो किसी का अल्सर, बहुत सारे ऐसी बीमारियां उत्पन्न हो रही है। ये क्या है, आपके जो खाद्य स्तर है, यानी कि जो आप कीटनाशक का प्रयोग हो रहा है, आपकी उर्वरक क्षमता जो दिया जा रहा है आपकी मृदा में उपजाऊ बनाने के लिए, तो ये आपके बहुत नुकसान होते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये आपके जो उत्पादन हो रहे हैं फसल, उसमें एक घुल मिल करके पोषक के रूप में उसको ऊर्जा मिल रही है और फिर वही से हम लोग खा करके हम लोग ऊर्जा ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें प्रभावित कर रहा है, जो सबसे बड़ा कारण है आज बीमारियों का। तो आप इसको लिंकेट करके लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों कि मस्तिष्क, फेफड़े एवं प्रजनन तंत्र की बीमारियां। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों में अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो मनुष्य एवं प्राणियों में किडनी, मस्तिष्क, फेफड़े एवं प्रजनन तंत्र में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि मृदा प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न कर रही है। अगला है दोस्तों कृषि उत्पादन प्रभावित। घरेलू वहित मल के मिट्टी में मिलने से मृदा प्रदूषित होती है, जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित होता है एवं फसलों में क्षति पहुंचती है। साथ ही वहित मल के कारण हैजा, टाइफाइड, अतिसार एवं डायरिया जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर घरेलू वहित मल समझ सकते हैं, यानी घरेलू अपशिष्ट जो आप फेंक देते हैं रास्तों पर। अगला है दोस्तों मृदा क्षरण होने से भी मिट्टी के पोषक तत्व कम हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप फसलों में अनाजों का उत्पादन प्रभावित होता है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद अगले और पॉइंट में अगर देखें दोस्तों तो मृदा प्रदूषण के परिणाम में आप लिख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में कमी हो जाएगी। मृदा प्रदूषण होगा दोस्तों तो उसमें क्या होगा कि आपकी कृषि क्षेत्र का धीरे धीरे कम होती जाएगी, कृषि भूमि जो होगी धीरे धीरे बंजर होती चली जाएगी क्योंकि आप वहाँ पर उचित रूप से वहाँ पर सिंचाई नहीं कर सकते हैं और सिंचाई करिएगा तो आपका उत्पादन अच्छे से नहीं होगा क्योंकि आपकी मिट्टी का पोषक स्तर ही खत्म हो चुका है। यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कमी। आपको पता होगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सबसे उपयोगी होता है आप दाल का फसल लगाना। दाल में भी मुख्य रूप से देखा जाता है दोस्तों कि अरहर का जो होता है दाल, वो आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप बार बार एक ही फसल उत्पादन करते जा रहे हैं, एक ही उत्पादन करते जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा मिट्टी की जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया है वो खत्म हो जाती है, जिससे उर्वरकता आपका प्रभावित होता है। तो जो आप पढ़ते हैं कि 40% नाइट्रोजन होना चाहिए, तभी आपकी मिट्टी की जो होगा आपकी उर्वरकता बढ़ाने के लिए यूरिया में क्या होता है 40% शायद नाइट्रोजन होता है, जिसके उपयोग करके आप जो है मिट्टी का पोषक तत्व तो बढ़ाते हैं ताकि आपका फसल जो हो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो।
अगला हो जाएगा दोस्तों कि मृदा अपरदन में वृद्धि। मृदा का क्या होगा, अपरदन में वृद्धि हो जाएगा दोस्तों। मृदा अगर प्रदूषित होता है तो जैसे कि बाढ़ के द्वारा होता है, अपरदन किस तो बाढ़ से, हवा से, सब चीज़ों से भी मृदा में वृद्धि हो जाएगी अपरदन में। अगला होगा दोस्तों कि लवणता में वृद्धि होगी। जैसे कि लवणता आप लोग जानते होंगे कि समुद्र किनारे जो इलाका होंगे, इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा आप अपशिष्ट पदार्थों का घरेलू या शहरी प्रयोग करते हैं तो मृदा में लवणता की मात्रा बढ़ जाती है। इसके बाद हो जाएगा दोस्तों कि टंकी, झीलों तथा पोखरों का निक्षेपण। और यहाँ पर देखते हैं कि टंकी जो है आपके झीलों हो गए, पोखरों का, ये सब चीज़ों का निक्षेपण होने लगता है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों तो प्रदूषित गैसों का उत्सर्जन। आप पता होगा कि बड़े बड़े शहरों में या कहीं भी आप छोटे शहर में भी देख लें तो मृदा प्रदूषण में अगर देखें तो जहाँ पर मृदा प्रदूषित हो जाती है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो पानी होती है वो भी प्रदूषित हो जाता है। और वहाँ से देखें तो पानी सड़ता है, मिट्टी सड़ता है और एक अजब सी दुर्गंध निकलने लगती है जो बीमारियाँ का बहुत बड़ा कारण होता है। इसके बाद देखें दोस्तों तो जैव विविधता में कमी। आप अगर मृदा की उर्वरकता खत्म हो जाती है दोस्तों तो जैव विविधता में भी कमी आएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसी जो हैं पौधे, पोषक तत्व हैं जो आपकी मृदा से प्राप्त होती है, बहुत सारे घटक हैं जो आपके जैव विविधता को बनाए रखने के लिए उपयोगी हैं, उनका धीरे धीरे विनाश होता रहा है। तो ये विनाश होने के कारण अगर देखें दोस्तों तो आपकी जैव विविधता में भी कमी आएगी, तो इस तरह से भी कारण हो सकता है। अगला हो जाता है दोस्तों नालियों का बंद होना। यानी बहुत ज़्यादा आप मिट्टी का विसर्जन हो रहा है, बहुत ज़्यादा बालू वगैरह विसर्जित हो रहा है, तो घर के आसपास की जो नालियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, बंद हो जाती हैं। इसके बाद लास्ट हो जाता है अप्रिय गैस। अप्रिय गंध जो उत्पन्न होता है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि मिट्टी के सड़ने से, पानी के सड़ने से वहाँ पर अप्रिय गंध की उत्पन्न होती है। तो सारे पॉइंट को एक्सप्लेन कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे जगह पे जो है आपको एक्सप्लेन बस पॉइंट याद रहेगा तो कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मृदा प्रदूषण के उपचार, यानी कि उसके रोकने हेतु क्या उपाय करने चाहिए और क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है जिससे मृदा प्रदूषण को कम किया जा सके। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो प्राणी, मनुष्य एवं समस्त जीव जगत अस्तित्व मृदा पर ही आधारित है। इसे हेतु निम्नलिखित उपाय किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसे देखा जाए दोस्तों तो इनके रोकने हेतु उपाय किया जा सकता है। वो क्या क्या उपाय हैं? शहरी अपशिष्ट, कूड़ा करकट, वहित मल जल आदि का नियमित रूप से निस्तारण होना चाहिए तथा इस कार्य हेतु नगर निगम एवं नगर पालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी नगर निगम जो हो गया दोस्तों, नगर पालिका हो गया, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है कि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको अच्छे जगह से निस्तारण कीजिए। निस्तारण करना मतलब होता है दोस्तों अच्छे जगह से उसको समाधान कीजिए, उसका अच्छे जगह से निवारण कीजिए, तहाँ से मृदा प्रदूषण ना हो। क्या होता है कि बड़े बड़े शहरों में उठा करके एक जगह फेंक दिया जाता है, वहाँ से दुर्गंध भी आती है, उस जगह का मिट्टी भी प्रदूषित होती है और लोग की बीमारियाँ भी उत्पन्न होती है। अगला हो जाएगा दोस्तों कि कीटनाशकों, शाकनाशी एवं रासायनिक उर्वरकों एवं खाद को उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए एवं उनका संतुलित उपयोग किया जाना चाहिए। तो इस तरह से आप इसका कर सकते हैं। अगला हो जाएगा औद्योगिक अपशिष्ट की भली भांति निस्तारण आवश्यक है। औद्योगिक अपशिष्ट जो अभी बताया दोस्तों कि औद्योगिक अपशिष्ट क्या है, उसको भली भांति निस्तारण होना चाहिए, यानी भली भागी उसको जो अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं उसको एक अच्छी जगह पर ले जा करके उसको अपघटन करना चाहिए, निस्तारण करना चाहिए, उसको विघटित करना चाहिए। ऐसे हेतु यह ध्यान रखना चाहिए कि इन औद्योगिक इकाइयों का योग द्वारा पर्यावरणीय मापदंडों को कठोरता से पालन हो। इसके बाद अगला जो आता है दोस्तों कि मृदा प्रदूषण को रोकने हेतु आवश्यक है कि मृदा क्षरण कटाव को रोका जाए। इसे हेतु सड़कों, नदियों एवं तालाबों एवं रेल मार्गों के दोनों ओर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। इसे न केवल धूल पर रोक लगेगी वरना जल, मृदा एवं वायु प्रदूषण में कमी होगी। यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाइए। तो दो चीज़ों तो सभी प्रदूषण में कॉमन रहेंगे दोस्तों। एक तो आपका वृक्ष लगाना, क्योंकि सारा प्रदूषण का समाधान एक है वृक्ष लगाना। दूसरा है कि आप कड़े से कड़े कानून बनाइए, क्योंकि जितना कड़ा कानून बनाइएगा, उसको पालन करवाइएगा, उतना ही ज़्यादा लोगों में इसके प्रति जागरूक होंगे और जागरूक होने के चलते कानून के डर से उस प्रदूषण को कम करेंगे। दूसरा चीज़ है कि आप लोगों को जागरूक कीजिए। जितना जागरूक कीजिएगा, तो ये सब पॉइंट हैं जो आपकी, ये सब पॉपुलर पॉइंट है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो एग्जामिनर होता है वो ढूंढता है कि जो हम ढूंढ रहे हैं वो लिखा है कि नहीं।
तो इसलिए आप ये सब पॉइंट को तो हमेशा माइंड में रखिएगा। अगला हो जाएगा दोस्तों कि शहरों एवं गाँवों में जो कूड़ा करकट होता है उसे यदि एकत्रित करके रखा जाए तो वह सड़कर प्रदूषित उत्पन्न करता है, यानी सड़कर प्रदूषण उत्पन्न करता है। अतः इसे जला दिया जाना चाहिए ताकि प्रदूषण से बचा जा सके। अगला है दोस्तों कि धातु के टुकड़ों जैसे कि हो गया कांच के बाद हो गया टीन, प्लास्टिक एवं पॉलीथीन, वही प्लास्टिक पॉलीथीन जो हो गया आदि के निस्तारण का उचित प्रबंध किया जाना चाहिए। क्योंकि एक मुख्य रूप से अगर आज देखा जाए तो प्लास्टिक है एक बहुत बड़ा प्रदूषण माना जाता है जो कभी अब घटित होता ही नहीं है। तो एक सबसे बड़ा देखा जाए तो मृदा प्रदूषण में समस्या है। अगला है दोस्तों कि रेडियोधर्मी तत्व जैसे कि हो जाएगा रेडियम, यूरेनियम, थोरियम आदि मृदा में हजारों वर्ष तक सक्रिय रहते हैं जो कि मनुष्य में हानिकारक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। अतः इनका उचित प्रबंधन आवश्यक है। अगला हो जाएगा दोस्तों कि घरेलू एवं उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जो होगा उस अस्पतालों के व्यर्थ पदार्थों के भस्मीकरण विधि के द्वारा जलाकर राख में परिवर्तित किया जाना चाहिए तथा इसे प्रदूषित नहीं होना चाहिए। इससे देखिए यहाँ पर घरेलू उद्योग हो गया। सबसे ज़्यादा अपशिष्ट में अगर देखा जाए तो अस्पताल में भी अपशिष्ट बहुत ज़्यादा निकलते हैं क्योंकि बहुत बड़े बड़े अस्पताल में इसकी समस्या है। आप अगर कोई सदर अस्पताल में जाते हैं दोस्तों, शहरी अस्पताल में, क्योंकि सदर अस्पताल में जो होता है सदर अस्पताल से ज़्यादा दोस्तों कि सरकारी अस्पताल, वहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा गंदगियाँ निकलती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि उसको एक अच्छे रूप से भस्मीकरण विधि होता है दोस्तों, किसी को जला करके डायरेक्ट राख में परिवर्तित कर देना, इस हीट पर उसको गर्म करना, यानी कि उस हीट पर उसको जलाना। तो इस विधि से आप कीजिए ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। अगला हो जाएगा दोस्तों कि गोबर की खाद तथा हरी खाद यानी होता है ग्रीन मेन्योर का फसलों में अधिक उपयोग करना चाहिए। जो सबसे बोला जाता है दोस्तों कि गोबर खाद जो होगा सबसे उपयोगी होगा और सबसे लाभदायक भी होगा। किसानों को उचित भूमि उपयोग के लिए शिक्षित करना चाहिए, यानी कि जितना से जितना लोगों को जागरूक कीजिएगा, शिक्षित कीजिएगा, उतना ही लोगों में, किसानों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ेगी और उन लोग इस चीज़ों को समझेंगे और उर्वरकता के उपयोग को कम करेंगे। और प्राकृतिक जो उर्वरक है आपका, जैसे कि जो घर में बनाया हुआ उर्वरक बोल सकते हैं, जो गोबर खाद के वगैरह से घर के अपशिष्ट से सड़ा गला के बनाते हैं, उसका उपयोग करें। आगे हो जाएगा दोस्तों कि वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। इसके बाद संसाधनों का पुनर्उपयोग एवं पुनर्चक्रण और लास्ट में चराई पर नियंत्रण करना। ये सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए यूजफुल हो सकता है दोस्तों। लास्ट में निष्कर्ष जो है अपने विवेक के आधार पर लिखिएगा, क्योंकि हम बहुत सारे चीज़ों में निष्कर्ष लिखने बताए हैं, बहुत सारी जगह लिखे भी हैं हमने। और आपके अगर कमेंट रहेगा निष्कर्ष लिखने का तो ज़रूर बताएंगे क्या लिखना है निष्कर्ष में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।